नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग 2 मई की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स ऑफ 2 मई, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोटोकॉल इशू किया है कि हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट के लिए, यानी LSLU के लिए। सिंबल लोडिंग यूनिट कहने का मतलब क्या है कि जो सिंबल होगा किसी पार्टी का, वो उसको लेकर के एक चिप है या एक यूनिट है, उसको जो है किस तरीके से उसको रख रखाव उसका रखा जाएगा और किस तरीके से उसको लोडिंग की जाएगी, उसके बारे में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने प्रावधान बताए हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशूड अ न्यू प्रोटोकॉल, एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द सिंबल लोडिंग यूनिट इन कंप्लायंस विद द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो नेशनल या फिर जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि राज्य की पार्टी हैं, जो स्टेट पार्टीज़ भी हैं, उन्होंने भी ये एक प्रश्न चिन्ह लगाया है ईवीएम पर कि इससे वोटों की हेराफेरी हो सकती है और जो एक प्रमुख सत्ता दल है वो ऐसा करने में जो है सक्षम हो सकता है। इसलिए जो है पिटीशन कई दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को रद्द किया। उन याचिकाओं का कहना था कि वीवीपैट जो है मशीन, उस वीवीपैट में जो पर्ची है वो पर्ची का मिलान जो है वो कंट्रोल यूनिट में जो वोटिंग करने के बाद जो टोटल वोट्स आए हैं उसकी जो है एक तरह से मिलान होना चाहिए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, इस जो प्ली को, है ना। तो इस याचिका को रिजेक्ट करने के बाद जो निर्देश दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो SLU यूनिट जो है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि ये सील्ड रहेगी और स्टोर रहेगी 45 दिन तक डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, यानी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद भी ये 45 दिन तक जो है ये सील्ड रहेगी, रखी जाएगी और स्टोर करके इसको रखा जाएगा, ठीक है। करेंटली ओनली 3 कंपोनेंट, अभी करेंटली कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कौन कौन सी ईवीएम है? एक तो बैलेट यूनिट होती है, ठीक है, दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पे जो है वोट इशू किया जाता है, जो पीठासीन अधिकारी है वो वोट इशू करवाता है। P4 जो अलग अलग ड्यूटी लगती है, तो एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है PO, उसके बाद P1, P2, P3 एंड P4। तो P4 का काम जो होता है वो बार बार जो है एक वोट को जारी करना, ठीक है, कंट्रोल यूनिट पर, और जा कर के बैलेट यूनिट पर जा कर के जो मतदाता होता है वो अपना मतदान करता है, जिस भी उसको सिंबल को वोट देना होता है। तो ये तीसरी जो वीवीपैट है इसको बाद में इम्प्लीमेंट किया गया था, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अब जो मतदाता है जिस पार्टी को या जिस दल को वोट देना चाहेगा, उस पर जब वो अपनी उंगली करके अपनी उंगली को दबाता है उस बटन को, बटन प्रेस करने के बाद में एक मशीन में आवाज़ आती है और उसके बाद जो है उसका वोट जो है हो जाता है, और ठीक उसी समय जो है वीवीपैट में वो एक पर्ची जो है वो सामने आती है कि आपने इस दल को वोट दिया है या इस पार्टी को वोट दिया है ना। तो उसको जो है वो एक तरह से वेरिफिकेशन कर सकता है कि हमारा जो वोट जिसको हमने देना चाहा है उसी गया है कि नहीं। तो इसी को लेकर के जो याचिकाएं चल रही थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और बताया है इलेक्शन कमीशन ने कि 45 दिन तक के लिए ये रिजल्ट के बाद स्टोर रखी जाएंगी। और SLU ये है क्या एक्चुअली? ये एक माचिस के बक्से जैसा एक छोटा सा मैच बॉक्स साइज़ का एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि सिंबल को लोड करने के लिए होता है कैंडिडेट के। अब मान लीजिए कोई प्रत्याशी है, प्रत्याशी किस पार्टी का है, उस पार्टी का वो सिंबल है, तो उस सिंबल के लोड करने के लिए जो यूनिट होती है एक मैच बॉक्स के बराबर होती है, उसको जो है रखा जाएगा, है ना। और वो जो है वीवीपैट से टैली होती है।
तो उसको जो है 45 दिन तक जो है सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। टू डू दैट बिफोर पोलिंग SLU फर्स्ट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू लोड द कैंडिडेट्स नेम। तो इसमें SLU में क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा सकता है प्री में। तो पहली चीज़ तो कैंडिडेट का नाम होता है SLU में। दूसरा सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर कहने का मतलब है जो बैलेट यूनिट पर जो सीरियल नंबर्स होते हैं उनमें जो है कौन सा सीरियल नंबर पे कौन सी पार्टी का जो है सिंबल है, ठीक है। उसके बाद जो पार्टी का सिंबल है उसके बारे में ये बताता है, और उसका ये कनेक्टेड किससे होता है, वीवीपैट से हैं, टू ट्रांसफ़र द फाइल। तो ये क्या करता है, वीवीपैट से को जो है फाइल को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, कैंडिडेट का नेम, सीरियल नंबर, पार्टी सिंबल, ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये इस SLU यूनिट में होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ पर इंडिया और इज़राइल, इन्होंने अभी हाल ही में एक ड्रिल कह सकते हैं, सिक्योरिटी ड्रिल का कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा को लेकर के एक मॉक टेस्ट किया है, या फिर एक जो है जिसको कहते हैं कि अभ्यास किया है, शक्ति अभ्यास किया है दिल्ली में। इजरायली एम्बेसी है, जो इजराइल की एम्बेसी, वो कोलिब्रेटेड विद द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टू कंडक्ट अ जॉइंट सिक्योरिटी ड्रिल। एक जो है जॉइंट ड्रिल, सिक्योरिटी ड्रिल करी गई है एक तरह से, कह सकते नई दिल्ली में, एक तरह से कह सकते हैं कि जो सैनिक अभ्यास, ठीक है ना। और ये that was aimed at assessing and the readiness of the security personnel to counter potential future threats। यानी जो आने वाले भविष्य में जो भी खतरे हैं और जिस प्रकार की भी जो भी सुरक्षा को लेकर क्षति होने की संभावनाएं हैं उनको जो है कम करने के लिए ये ड्रिल की गई है। और इज़राइल एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि अभी इज़राइल का जो हमास है और वो फ़िलिस्तीन का, तो उससे जो है ये अभी फ़िलिस्तीन और इज़राइल की जो है इस तरह से लड़ाई जो है चलती आ रही है। और ये एक तरह से जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, वैसा ही कन्फ्लिक्ट फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में भी है। तो इज़राइल की जो कैपिटल है वो इस्तांबुल जेरूसलम है। तो इज़राइल का जो मेन एरिया जहाँ पर ये जो बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा जो एक तरह से कन्फ्लिक्ट का एरिया है वो गाज़ा पट्टी है। और गाज़ा पट्टी जो है इज़राइल के साथ साथ मिस्र से भी लगती है, ठीक है। तो इसको लेकर के PCS में इस साल क्वेश्चन भी आया था पिछली साल कि ये RO की एग्ज़ाम जो भी टल गया है और जिसको पेपर लीक हुआ था, तो उसमें भी गाज़ा पट्टी को लेकर के क्वेश्चन आया था कि गाज़ा पट्टी जो है किन किन देशों के बीच में बसी हुई है, ठीक है। तो इज़राइल, फ़िलिस्तीन और इजिप्ट, ये 3 देश हैं जिनके बीच में ये गाज़ा पट्टी बसी हुई है, जो कि एक कन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न है। तो द सिक्योरिटी ड्रिल पे हम आते हैं। तो सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्टेड लास्ट वीक, जो ये लास्ट वीक ये सिक्योरिटी ड्रिल की गई ज्वाइंट बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो इसमें जो है भारतीय गृह मंत्रालय भी जो शामिल था केंद्र का, और दिल्ली पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और लोकल इमरजेंसी सर्विसेज। अब लोकल इमरजेंसी सर्विसेज में फायर ब्रिगेड भी है, तो वो भी आती है, जैसे फायर डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस। इसके साथ साथ ये इज़राइल एम्बेसी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, वेडनेसडे को, यानी आज के दिन, ठीक है। तो कौन कौन सी इंडियन जो संस्थाएं थी जिन्होंने भाग लिया इसमें, पहला तो है कि होम मिनिस्ट्री ने भाग लिया, दूसरा दिल्ली पुलिस ने भाग लिया, वहाँ के दिल्ली पुलिस के सैनिकों ने, तीसरा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने भाग लिया, और चौथा जो है जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे फायर डिपार्टमेंट होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, इन्होंने भी भाग लिया है इस एक्सरसाइज में। द ड्रिल वाज हेल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप of heightened security for the Israel mission in New Delhi following the start of the Israel-Hamas conflict October last year। तो 2023 अक्टूबर में ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था फिर से, और फिर से जो है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध था और बमबारी थी वो फिर से स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद जो है ये इज़राइल के साथ भारत ने ये
एक तरह से ये मॉक ड्रिल किया है। और ये इज़राइल का जो मिशन था, इज़राइल के जो सैनिक वो भारत में आए थे और नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ग्रेट निकोबार का शोम्पेन ये जनजाति है वहाँ की, उसको वोट देने का अधिकार पहली बार जो है दिया गया है इलेक्शन कमीशन ने। देखिए, भारत में जो है कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे जरावा, जारना, सेंटलीज, ओंग, ये सभी जनजाति जो हैं ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। रेयांग त्रिपुरा की जनजाति है। उसी तरह से लुसाई जो है वो सिक्किम, वो असम की है। चेचू, कोडस ये आंध्रा साइड की है और जनजातियाँ। और अगर हम बात करें कि जैसे सांसी है तो सांसी पंजाब की है। और एक अलग अलग जो जनजातियाँ है, गुज्जर है तो जैसे ये जम्मू कश्मीर की है, और बकरावल है, ठीक है। और कई जनजाति से टोडा है तो टोडा जो है तमिलनाडु में है। तो इन जनजातियों को है के लोगों को जो है ये बहुत ही पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनको अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये बसी हुई हैं, खासकर जंगलों में। तो इनको जो है वोट देने का अधिकार धीरे धीरे जो है प्रदान किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो द मेंबर ऑफ द शैम्पेन ट्राइब के जो मेंबर हैं उनको, जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ये वनरेबल ट्राइबल, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG, एक तरह से वनरेबल है, और फ्रॉम द ग्रेट निकोबार आइलैंड एक्सरसाइज देयर वोट्स टू फर्स्ट टाइम इन लोकसभा पूल्स इन द यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट टाइम ये जो है वोट देने का अधिकार इनको मिला है और उन्होंने वोट दिया है। ECI ने लास्ट 2 ईयर्स में जो है जो एफर्ट्स किए हैं कि जनजातियों को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए और उनको भी शिक्षित किया जाए इस क्षेत्र में। तो जो PVTG है, कहने का मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, वो कम्युनिटी जो है एंड अदर ट्राइबल ग्रुप्स जो है इंडिया के, देयर एनरोलमेंट एज वोटर, आल्सो पार्टिसिपेशन इन द वोटिंग प्रोसेस इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ के जो चुनाव हुए हैं अभी, फर्स्ट फेज़ के हो गए, सेकंड फेज़ के हो गए, लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं इस समय, ठीक है। और जनरल इलेक्शन 2024, जिसको मैंने बताया अभी, एट पोलिंग स्टेशन द इलेक्शन बॉडी सेड, तो इलेक्शन बॉडी जो इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है। इंडिया के हैज़ 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस 8.6% में 75 ग्रुप्स जो हैं वो ट्राइबल के हैं, जो कि PVTG हैं, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ECI के अनुसार 11 स्टेट हैं और उनकी 11 स्टेट की कितनी 9 लाख एलिजिबल वोटर्स हैं, और वो 9 लाख एलिजिबल वोटर्स हैं जो कि 14 राज्यों में फैले हुए हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 14 PVTG हैं। कहने का मतलब जो पूरी इंडिया में जो 14 PVTG है उनको जो है ये वोट देने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है ECI के द्वारा इस 2024 के लोकसभा आम चुनाव में। तो उनमें कौन कौन सी जनजाति हैं उनको हम देख लेते हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कामर है, तो कामर मणिपुर की जनजाति है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की भूंजिया, बैगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। पहाड़ी कोरवा ये छत्तीसगढ़ में है। अबुझ मदिया ये भी छत्तीसगढ़ में है। बिरहौर ये झारखंड की जनजाति है। सहरिया MP की है। भारिया ये भी MP की है। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। कोलम ये कर्नाटका की और केरला की है, खासकर तेलंगाना की भी है। और थॉट जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु की भी है। और कोंडर रेड्डी ये आंध्रा की है। जैनु कुरुबा ये कर्नाटक की है। और कोरागा ये भी कर्नाटक की और केरल की जनजाति है। तो ये टोटल अगर आप इन जनजातियों को काउंट करेंगे तो टोटल 14 ये जनजातियां हैं जिनको PVTG का एक नाम दिया गया है, जो कि
वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में पर्टिकुलरली, और इनको जो है वोट देने का अधिकार इस वाले लोकसभा आम चुनाव 2024 में पहले फेज़ में और दूसरे फेज़ में दिया गया है। टोटल एसटी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, वो है 8.6%। ठीक है, इसको आप लोग जो है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स टेक्स ओवर पार्लियामेंट सिक्योरिटी फ्रॉम दिल्ली पुलिस। देखिए, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसेंटली ऐसा देखा गया था कि कुछ लोग, 3-4 लोग आए थे, उसमें से जो है कुछ बम की तरह का कुछ मटेरियल जो है उन्होंने छोड़ा था, और धुआं हो गया था लोकसभा में, संसद के परिसर में भी ये लोग देखे गए थे अलग अलग लिबासों में। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट की सिक्योरिटी करती थी, तो उससे जो है दिल्ली पुलिस से हटा करके अब इसको जो है CISF को सौंपा गया है। तो फिर भी जो है कुछ क्षेत्रों में 75 जो सैनिक हैं वो दिल्ली पुलिस के रहेंगे, और बचे हुए जितने भी सैनिक हैं वो CISF के जो हैं वो टोटल जो पार्लियामेंट का प्रीमाइसेस है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसकी जो है एक तरह से देखभाल या रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। CISF पर्सनल रिप्लेस्ड 150 पर्सनल को रिप्लेस किया जा चुका है, यानी 150 जो भी सैनिक है, 150 सैनिक ऑफ द दिल्ली पुलिस के, जो इंक्लूडिंग 54 वोमेन पर्सनल, जिसमें 54 जो हैं वो महिलाएं हैं, हु वर डिप्लॉयड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, जो कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की अभी तक सिक्योरिटी करती रही हैं। ठीक है, सुरक्षा में जो है अपना दायित्व निभाते रहे हैं। फॉलोइंग द सिक्योरिटी ब्रीच, अब यहाँ पर ये ब्रीच शब्द का प्रयोग वही उसी घटना को लेके आ रहा है कि सिक्योरिटी किसी तरह से रक्षा में या सुरक्षा में सेंध लग गई, और 13 दिसंबर को पिछली साल ये ऐसा घटना ये घटी थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक मूव इनिशिएट किया गया, और रिक्वेस्ट ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरीट, यानी जो लोकसभा का सचिवालय है उसके द्वारा ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस हो सकता है सक्षम ना हो पार्लियामेंट की सुरक्षा को देखते हुए, तो उसकी जगह पर जो है CISF को लगाया गया है। हु आस्क्ड द सिक्योरिटी यूनिट ऑफ द दिल्ली पुलिस टू विड्रॉ इट्स 150 पर्सनल फ्रॉम द पार्लियामेंट प्रीमाइसेस। तो 150 जो सैनिक या कह सकते हैं अन्य अफसर भी जो दिल्ली पुलिस के लगे थे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में, उनकी जगह पे 150 की वो 150 जो है वो रिप्लेस किए गए हैं CISF से। ठीक है, और मैं CISF के बारे में और भी बता दूं कि जैसे हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें CISF एक इम्पॉर्टेंट है। ऑल ओवर इंडियन कंपनीज़ में, जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनमें किसी में भी CISF की सिक्योरिटी नहीं प्रदान की जाती है। केवल एक ही इंडस्ट्री है जिसमें, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है जिसमें CISF सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो है इन्फोसिस। इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ जो है, CISF एक तरह से जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए है, यानी कि जो जैसे कहने का मतलब महारत्न कंपनियां हैं या नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गई, ONGC हो गई, IUC हो गई, NTPC हो गई, गेल हो गई, इन सभी जगह पे जो है ये CISF के जवान तैनात रहते हैं सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोक्योर्ड 196 लाख मेट्रिक टन ऑफ व्हीट सो फॉर ड्यूरिंग द ऑनगोइंग 2024-25 रबी सीजन। अभी का जो रबी सीज़न चल रहा है, जैसे रबी की क्रॉप होती है, गेहूँ, मक्का, ठीक है ना, और चना, मटर, ये सब रबी की फसलें बोली जाती हैं। और गवर्नमेंट ने जो है ये 196 लाख मेट्रिक टन को जो है ये प्रोक्योर किया है वीट को अभी तक 2024-25 रबी सीज़न में। प्रोक्योरमेंट प्राइस मैंने पहले ही भी बताया है जब इकोनॉमिक्स की क्लास ली है कि याद रखिएगा, जब फसल पक जाती है और कट जाती है, कटने के बाद जब किसान जो है अपनी फसल को बेचता है, वो किस दाम पर बेचेगा उसको MSP नहीं कहा जाता है, उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। तो उसी को लेकर के अभी तक जो है सरकार ने जो है पूरे 196 लाख मेट्रिक टन गेहूं को जो है ख़रीदा है। ठीक है,
गवर्नमेंट हैज़ प्रिक्योर्ड 196 लाख मेट्रिक टन ऑफ वीट फॉर द सेंट्रल पूल सो फार ड्यूरिंग द ऑनगोइंग 2024-25 के सीज़न रबी सीज़न में अभी तक मार्केटिंग सीज़न में 10 मेट्रिक टन जो कि 10 लाख मेट्रिक टन हायर है इससे पिछले साल एनुअल जो हुआ था खरीदारी हुई थी उससे अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत या खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अदर वेलफेयर स्कीम्स एंड टॉप ऑफिशियल्स सेड यस्टरडे ट्यूसडे। तो अन्य वेलफेयर स्कीम्स जो चल रही हैं जैसे अनाज जो है सरकार के द्वारा जो है मुफ्त दिया जा रहा है तो उस चीज़ को लेकर के गेहूँ जो है वो कितना बताया मैंने 196 लाख मेट्रिक टन इतना गेहूँ जो है अभी तक सरकार खरीद चुकी है ना 2024-25 के रबी सीजन में। ठीक है, दिस कम्स एज द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू प्रोक्योर। अभी गवर्नमेंट जो है कितना एक्सपेक्ट कर रही है 310 से लेकर के 320 लाख मेट्रिक टन गेहूँ अभी और खरीदेगी 2024-25 में। ऑनगोइंग रबी मार्केटिंग सीजन, रबी का जो ये सीजन चल रहा है इसके जो बाज़ार मूल्य को देखते हुए अभी और ख़रीदारी करी जा सकती है और ये सरकार जो है 310 से 320 लाख मेट्रिक टन जो है ये गेहूँ जो है खरीदेगी। ऑफिशियल सेड दैट वाइल द करेंट लेवल ऑफ द प्रोक्योरमेंट इज़ सफिशिएंट टू मीट द एनुअल रिक्वायरमेंट। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं और जैसा कि कहा गया है कि जितना रिक्वायरमेंट है जितनी आवश्यकता है उतनी हम लोगों ने या केंद्र सरकार ने गेहूं को जो है खरीद लिया है। तो कह सकते हैं कि जब कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है या डिज़ास्टर होता है तो ऐसे केस में जो है सरकार जो है जो ये प्रोक्योर में करती है जो गेहूं को तो इसको जो है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इसको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, एंड मेंटेन बफर नॉर्म्स। अब बफर नॉर्म्स क्या है कि बफर नॉर्म्स वही बिल्कुल मैंने अभी जो बताया कि मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई या कहीं पर कोई ऐसी भूकंप आ गया और वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को ऐसी स्थिति आ गई कि जनजीवन उनका अस्त व्यस्त हो गया और किसी न किसी तरीके से उनको खाने के भी जो है एक तरह से दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे केस में जो है ये बफर रखा जाता है, बफर स्टॉक, और उस बफर स्टॉक को उसी टाइम पे जो है उसको ओपन किया जाता है सो दैट कि ऐसे जो कंडीशंस में जो है लोगों को जो भारतीय जनता है उसको जो खाना प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, एंड एडिशनल स्टॉक्स कैन हेल्प द सेंटर होल्ड ओपन मार्केट सेल्स टू कूल डाउन द रिटेल प्राइस। अब इसमें जो खुले बाज़ार की नीति है उसके तहत जैसे बाज़ार में कितने का गेहूँ बिकेगा तो उसको जो है उसको रोकने के लिए एक तरह से उसको रिटेल प्राइस को रिड्यूस करने के लिए ये प्रोक्योरमेंट किया गया है। शुड देयर बी अ स्पाइक। तो ये जो मान लीजिए अभी गेहूं के दाम बढ़ जाएं आने वाले सीज़न में, ठीक है, खरीफ सीज़न तक, तो क्या होता है कि उन दामों को बाजारू अर्थव्यवस्था है जिस तरह से, तो बाज़ार के मूल्य के हिसाब से जो है गेहूं के दाम ना बढ़ें उसको लेकर के ये प्रोक्योर किया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को जो है वीट स्टॉक जो था सेंट्रल पूल का वो केंद्र सरकार के अधीन जो आता है वो 75.03 लाख मेट्रिक टन था। और एज़ पर द बफर नॉर्म्स को लेते हुए द स्टॉक ऑफ 74.6 लाख मेट्रिक टन ऑफ वीट इज़ रिक्वायर्ड। अभी जो है कि 74.6 लाख मेट्रिक टन जो है गेहूँ वो चाहिए है टू मेंटेन ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। हर साल जो है कितना बफर स्टॉक चाहिए होता है 74.6 लाख मेट्रिक टन, इतना गेहूं का बफर स्टॉक चाहिए होता है हर साल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, टू मेंटेन ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। देन ऑन जुलाई 1 द बफर रिक्वायरमेंट इज सेट टू बी। अब जो 1 जुलाई को जब ये बफर रिक्वायरमेंट तय की जाती है तो 1 जुलाई को ये खाद्यान्न के लिए हो जाती है 275 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ये बफर स्टॉक को लेकर के भी है और ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो केंद्र सरकार अभी जो है खाद्यान्न को
या गेहूं चावल या और अनाज को जो है मुफ्त अनाज अभी उपलब्ध करा रही है गरीब जनता को, तो वो भी एक तरह से ये प्रिक्योर किया गया है उस पर्पज़ से भी। और बफर स्टॉक जो रहेगा हमारा कि जब कभी कोई हमें आपदा आती है तो उस टाइम पे ये बफर स्टॉक काम करता है। ठीक है।